हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। सो देखो, मैं आपको वैसे तो बोर्ड पे करवा रही हूँ ये, ठीक है। अब तक मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं, यहाँ तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं वो सारी मैंने आपकी बोर्ड पे ली हैं। तो बट मैं एक नया तरीका ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद आप लोगों को ना बुक से अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई करूँ मैं आपको पीडीएफ बना के पढ़ाने का। सो मुझे ज़रूर बताना किस तरीके से, किस वे में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। देखो, हमने इनैक्टमेंट कर लिया है, इन्फोर्समेंट भी हमने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप एक काम करो, जाके एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, यहाँ तक इन्फोर्समेंट तक। और कहाँ पे मिलेंगी? बोर्ड पे मिलेंगी, राइट। ये पहली बार आई एम ट्राइंग कि मैं ऐसे पीडीएफ में आपको पढ़ाऊँ। तो आज हमें क्या करना है, हमें देखना है एक्सपर्ट्स कमेटी ऑन दी ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। हमें क्या देखनी है? जो कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी थी, ठीक है। अब देखो, इलेक्शंस ना हमारे अभी भी चल रहे थे, ठीक है, अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। होता क्या है, 8 जुलाई 1946 को जो आपकी कांग्रेस पार्टी होती है ना, जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, ये अपॉइंट करती है एक कमेटी को। कौन सी कमेटी को? एक्सपर्ट कमेटी को। अब जो ये एक्सपर्ट कमेटी है, ये क्या करने वाली है? ये करने वाली है प्रिपेयर मटेरियल, ठीक है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहने वाली है ना, उसके लिए जो मटेरियल है वो कौन प्रिपेयर करेगी? एक्सपर्ट कमेटी। नाम से ही क्लियर है, कौन सी कमेटी? एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। अब इस कमेटी में कौन कौन था? अब इस कमेटी में थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये आप सब पढ़ सकते हो। असफ अली, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं का भी, ठीक है, के संथानम। तो ये सारी पर्सनालिटीज के नाम आपको जो है वो याद करने पड़ेंगे। समझ में आया? देखो, जवाहरलाल नेहरू तो आपको हर जगह मिलते ही मिलते हैं, तो एक याद करो कि जहाँ पे एक्सपर्ट इंसानों की बात आएगी वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ना हो तो ऐसा तो देखो हो ही नहीं सकता, है ना। वो तो बहुत ज़्यादा क्या थे, आपके एक्सपर्ट थे। और जहाँ पे एक्सपर्ट की बात होती है, ठीक है, एक्सपर्ट की बात होती है, अरे मुंशी वहाँ पे ना हो, ठीक है, वहाँ पे कोई स्वामी ना हो, वहाँ पे कोई शाह ना हो, और शाह जी के पास कोई गद्दी ना हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक्सपर्ट की बात हो रही है ना, तो जवाहरलाल नेहरू तो हमारे है ही एक्सपर्ट। तो जब हमारे जवाहरलाल नेहरू एक्सपर्ट है तो वो डेफिनेटली इस कमेटी के मेंबर होंगे। और क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली वो क्या होंगे? यहाँ पे चेयरमैन रहने वाले हैं। फाइन। अब देखो, अब क्योंकि एक्सपर्ट की बात होती है तो मुंशी जी से एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? ठीक है, मुंशी जी तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उसके बाद स्वामी जी, अरे बिना स्वामी के तो काम ही नहीं बनने वाला, ठीक है। और बिना शाह जी के भी काम नहीं बनने वाला। तो मुंशी हो गए, स्वामी जी हो गए, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू हो गए। इन सबके पास होती है गद्दी। क्या होती है? गद्दी। गुदगुदेली गद्दी होती है इनके पास में, ठीक है। गडगिल, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। और कबीर जी भी ना हो तो ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। कबीर जी का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। संत नाम, संथा नाम। अब देखो, अब जब ये सारे एक्सपर्ट एक साथ होंगे तब ये ना सच का नाम लेंगे, सत्य का नाम लेंगे, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो नाम लेंगे संथा नाम, तो सब लोग नाम लेंगे, रब का नाम लेंगे, ऐसे याद कर लो। संथा नाम या सच्चा नाम लेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप जो है वो याद कर लो। फाइन। संत नाम है ना, तो संत का नाम लेंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो, जवाहरलाल नेहरू तो हमारे है ही। फाइन। मुंशी जी तो होंगे ही होंगे। अरे मुंशी जी को स्वामी जी की पूजा करने तो स्वामी जी भी चाहिए, शाह भी होंगे वहां पे, इन सबके पास गद्दी होगी, ठीक है। और कबीर जी कहते हैं मैं पीछे रह जाऊं, मुझे तुम लोग गद्दी नहीं दे रहे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, अब इन्होंने बोला हम सारे मिलके क्या लेंगे? संत का नाम लेंगे। और संत का नाम क्या लेंगे? अली अली। क्या लेंगे? अली अली। क्या नाम लेंगे? अली अली, ठीक है। अब देखो, भूल मत जाना, मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। फाइन, आ जाओ आगे। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पढ़ लेना कि चेयरमैन के जो प्रपोजल पे खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मैं आपको सब कुछ पढ़ा रही हूँ ना तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी हैं, अगर आप खुद से भी रीड करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएंगी। देखो, हमें पॉलिटी पूरी करनी है यार, हम तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि मुझे हर चीज समझानी पड़ रही है, राइट। तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको भी देने की कोशिश करूँ। अब देखो, कृष्ण कृपानी ये क्या करेंगे? मेंबर का काम भी करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? देखेंगे कि अच्छा किस दिन मीटिंग स्केड्यूल करनी है, कैसे क्या करना है, तो ये सारा वो भी काम देखेंगे। मेंबर का काम भी ये करने वाले हैं, ठीक है। और सब कुछ क्या करेंगे? सब कुछ ऑर्गेनाइज भी ये करने वाले हैं। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। स्केड्यूल्स वगैरह देखो ना, क्या शेड्यूल रहने वाला है, सब देखो आप। ओके, तो अब क्या है, जो कमेटी है इसकी 2 सिटिंग्स हुई। पहली होती है न्यू दिल्ली में जुलाई 20 से लेके 22 तक, फाइन, 1946 में। और दूसरी जो इनकी मीटिंग होती है बॉम्बे में। कहाँ पे होती है? बॉम्बे में होती है। देखो, दिल्ली तो आप याद कर लो। अब क्योंकि ये ना, मतलब
कितने कि हम लोग तो बोलेंगे कि हम लोग तो बम धमाका करेंगे जी, हम तो मीटिंग करके बम धमाका करेंगे, तो ऐसे करके याद कर लो बॉम्बे। क्या करेंगे? बम धमाका करेंगे दूसरी मीटिंग में, तो बॉम्बे याद कर लो। देखो दिल्ली तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं है कुछ भी। और कब से होती है इनकी? अगस्त से लेके 15 टू 17 अगस्त 1946 में ये होती है। अब देखो ये जो कमेटी होती है ना, ये बहुत सारे नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर करती है, ठीक है, बाय इट्स मेंबर। अब क्या होता है, जो कमेटी होती है डिस्कस करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कौन से प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन होते हैं ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमेटी, और ये ड्राफ्ट कर और जो क्या करती है ये, एंड द ड्राफ्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये किसके काम होते हैं? ये होते हैं आपकी किसके, जो ये आपकी एक्सपर्ट कमेटी बनी है ना, क्या क्या कर रही है ये देखो, ये नोट्स प्रिपेयर कर रही है, प्रोसीजर बता रही है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वेरियस कमेटी के वो देख रही है ये। फाइन, समझ में आ रहा है? ये सब कुछ डिस्कस करती है ये, समझ में आया? ओके, इतना ये ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे रही हूँ आपको। फाइन, आगे देखो। अब क्योंकि ये कमेटी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा संविधान को बनाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये अदा कर रही है, ठीक है। तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन है ना, जो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ये क्या कहते हैं, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व करा, इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी, वो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी ही थी, ठीक है, या फिर है, दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज हमें संविधान मिला है ना, उस रास्ते पे हमें लाने वाले भी कौन है? एक तरह से कौन है? हमारी एक्सपर्ट कमेटी। अरे नाम से ही क्लियर है, एक्सपर्ट है वो लोग, तो वो तो हमें क्यों नहीं लेके आएंगे। फाइन, क्लियर, आगे देखो। और जो कमेटी है, द कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम। अब बताओ कैबिनेट मिशन स्कीम पे कौन बनी थी? आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। अरे तो उसके मेंबर्स भी उसके स्कीम पे ही काम करने वाले हैं ना। अब मुझे फटाफट से बताओ कमेंट करके कि कैबिनेट मिशन जो प्लान था, जो स्कीम थी, कब आई थी, ठीक है। द कमेटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैबिनेट मिशन स्कीम, उसके फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। मेड जनरल सजेशंस अबाउट ऑटोनॉमस एरियाज, मतलब एक सिंपली इन्होंने ना एक जर्नल तौर पे क्या दिए, सजेशंस दिए ऑटोनॉमस एरिया के रिगार्डिंग। द पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेंटर। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बोर्ड में समझाया है। सो प्लीज अगर ये वीडियो देख रहे हो देन फर्स्टली गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। ओके, आगे देखो। द पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड अबाउट सच इश्यूज एज द प्रिंसली स्टेट्स एंड द अमेंडिंग पावर। तो ये देख लेना प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। इन्होंने और क्या करा, इन्होंने ड्राफ्ट करा अ रेजोल्यूशन जो कि बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ में। अब देखो मैं क्यों बताऊं वैसे आपको, मैंने तो सब बता रखा है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, किसने मूव करा था, कौन से सेशन में करा था, कहाँ पे करा था, इसका मतलब क्या होता है, याद करो। ट्री का एग्जांपल देके मैंने समझाया था, उस तरीके से आपको इतने अच्छे से याद हो गया होगा कि आप भूल नहीं सकते हो। नहीं देखा देन गो एंड चेक दैट, ठीक है। नहीं बताने वाली मैं, हमें आगे बढ़ना है, सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। अब देखो जब हमारी चीज की अच्छी बातें होती है ना, तो क्रिटिक्स भी बहुत सारे होते हैं उसके, है ना, लोग क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो हुआ क्या गया, जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा, मतलब बहुत सारी चीजों पे कोई कहता है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है जी, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है ना, ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं मिल रहा, ठीक है। और जो मेंबर्स है ना वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है लोगों से, जो इंडिया के लोग हैं जिनके लिए वो संविधान बन रहा है और जिनके लिए संविधान बनाने के लिए वो संविधान असेंबली बैठी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी है, तो वो जी ना लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, अडल्ट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब क्या है, बता दोगे? देखो फ्रेंचाइज का मतलब सिंपल देखो, राइट टू वोट, ठीक है। अडल्ट, अब जैसे आप 18 के हो गए इंडिया में तो ये है। यूनिवर्सली मतलब चाहे आप वुमेन हो, कुछ भी हो, यू हैव द राइट, ठीक है, यू हैव द राइट, आप 18 के हो गए एंड यू हैव द राइट टू वोट नाउ, ठीक है, यू हैव द राइट टू वोट नाउ। तो उन्होंने बोला जी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो राइट ही नहीं मिला, मतलब यहाँ पे तो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए लोगों के द्वारा, और क्या किस मेथड का इस्तेमाल करके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करके। तो उन्होंने ये क्रिटिक मतलब ये इन पे लगा दिया, इन पे एक ब्लेम कर दिया कि भाई सॉरी यू पीपल आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ओके, अगला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। अब ये सॉवरेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि मतलब इसके पास खुद की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। क्या नहीं है? इसके पास खुद की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है।
critics maintained that Constituent Assembly was not a sovereign body, क्योंकि ये बनी थी अंग्रेजों के प्रपोजल के द्वारा। किस पे बनी थी? ये याद है, कैबिनेट मिशन स्कीम पे बनी थी, ठीक है। उसी के बाद ये बनती है। फर्दर दे सेड दैट असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अरे यार, ये क्या क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं, देखो सोवरेन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम अथॉरिटी इसकी है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं रहने वाली है, खुद से अपना काम खुद कर सकती है, तो उसका मतलब होता है सॉवरेन। बट ये कहते हैं कि पहली बात तो ये बनी है गवर्नमेंट के प्रपोजल पे, अंग्रेजों की गवर्नमेंट के प्रपोजल पे, और दूसरा ये जो अपने सेशंस कर रही है वो किसकी परमिशन से कर रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की उससे कर रही है। तो ये कैसे एक सॉवरेन बॉडी आपकी हो सकती है? तो ये ब्लेम दिया गया। इन्होंने बोला कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे क्या ही बोलना है इनको, ठीक है। अब ढंग की किताब तैयार करनी है जिसने पूरी इंडिया को जो है वो एक सीधे रास्ते पे लेके आना है, जिसके हिसाब से हमारी पूरी इंडिया चलने वाली है। अब उसको टाइम तो लगेगा ही ना, क्या हम चक्के 2 दिन में बना के रख दें? तो ये भी सोचने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं, इनके अपने अपने कहने हैं। अब इतने सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, है ना, उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने जो आपकी कंट्रीज है उनके संविधानों को देखा गया और अच्छी अच्छी बातों को लाया गया, ताकि हमारे इंडिया में एक बेस्टेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। फाइन। इन्होंने कहा, जो ये क्रिटिक्स हैं, they stated that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work। कि भाई जो अमेरिका वाले हैं उन्होंने सिर्फ 4 मंथ ही लिए कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट नजीरुद्दीन अहमद जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, उन्होंने एक coined a new name for the drafting committee to show its contempt for it। he called it drifting committee। बताओ, मतलब ठीक है अमेरिका वालों ने बना लिया है, अरे भाई उनके क्या ही कहने हैं, उनका अलग सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। हमारे इंडिया में जो एक सिस्टम है पॉलिटिक्स, जो हमारे यहाँ पे सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का, वो डिफरेंट चलता है, ठीक है। तो उनका केस अलग है। जब हमारे इंडिया की बात आती है तो एकदम जो हमारा सिनेरियो, जो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन्स, या ओके। तो ये उठ के कह देते हैं, ठीक है, अपना वो दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरह से नाराजगी जताते हुए ये कहते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है जी, ये तो ड्रिफ्टिंग कमेटी है। क्या है ये? ड्रिफ्टिंग कमेटी है। तो याद रखना ये बात किसने बोली थी, ठीक है। ओके। डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। अरे वो तो ये है ही है ना कि कांग्रेस डोमिनेट करेगी वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग थे पढ़े लिखे लोग थे, है ना, मतलब हम बहुत सारे लोगों के पास पढ़ाई नहीं होती थी। अब जो लोगों ने वहाँ की अंग्रेजों की तरह सीखा है, उनको उनकी तरह सीखा है, तभी उनको समझ पाएंगे ना। तो मैक्सिमम लोग वो कांग्रेस में थे, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि वहाँ पे आपको कांग्रेस के लोग मिलेंगे, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको कांग्रेस के लोग मिलेंगे। द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ये बात बोली गई, ठीक है। ग्रानविल ऑस्टिन ने बोला, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, the Constituent Assembly was a one party body in an essentially one party country, ठीक है, कि one party country में जो Constituent Assembly थी वो one party body ही थी, ठीक है। The Assembly was the Congress and the Congress was India। मतलब कि असेंबली थी वो कांग्रेस थी, ठीक है, और जो कांग्रेस है वो इंडिया है, क्योंकि वही तो बना रही है उसके लिए। छोड़ो कोई बात नहीं, जो बोलते हैं बोलने दो, बस हमें जानना था कि कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कहते हैं लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अरे अब इस चीज़ के भी क्या कहने, अब लॉयर को ज़्यादा पता है ना उस लैंग्वेज का, उन चीज़ों का। आप जाओ, ठीक है, कोई नॉर्मल इंसान को यहाँ से उठा के ले जाओ और बोलो इस कंट्री के संविधान को अच्छे से एनालाइज करो, एनालिसिस करो और देखो, वो इंसान कर लेगा, उस लैंग्वेज से रूबरू है। अरे ये लोग बाहर जाकर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, अंग्रेजों को टक्कर दे रहे हैं, इनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, दे पीपल आर स्किल्ड। तो डेफिनेटली इनका जो डोमिनेशन है, ठीक है, वो होगा ही होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कौन करेगा आके? आप लोग कर दो ना जाके फिर वहाँ पे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है। इनको बोला गया कि यहाँ पे डोमिनेशन रहा लॉयर्स और पॉलिटिशियंस का, ठीक है। दे पॉइंटेड आउट दैट द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अरे अब इनकी ज़रूरत है वहाँ पे, आप पढ़ लोगे, जो वहाँ पे लॉ की लैंग्वेज है वो आप समझ लोगे, कोई एक ले मैन समझ लेगा वहाँ पे? नो, दे पीपल कैन अंडरस्टैंड ओनली दैट लैंग्वेज, है ना, जो लॉ की लैंग्वेज लिखी गई है वहाँ पे।
जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ही ज़्यादा समझ होगी, जो लॉयर्स हैं उनको ही पता होगा कि कैसे सिस्टम जो है वो चलेगा, ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होगा, कैसे गवर्नेंस होगी. गॉट द पॉइंट. This is to them is the main reason for the bulkiness and the complicated language of the constitution. बता, इन्होंने बोला क्योंकि जो लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस थे वो ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बल्कि है, भारी है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा टफ जो है वो लैंग्वेज जो है वो संविधान में दे दी गई है. अरे वो लॉ की लैंग्वेज है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने अंग्रेज़ों से ही सीखा है, उनके लॉज को हमने स्टडी करा है और उसके बाद हमने देखा है हमारे हित में क्या सही रहने वाला है, ठीक है. आगे देखो, आगे कौन सी बात हो रही है. इन्होंने बोला कि ये डोमिनेटेड बाय द हिंदूज है, ठीक है. कुछ क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना उसमें ज़्यादा आपको हिंदू लोग देखने को मिलेंगे. जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन है ना, उन्होंने इस बॉडी को बोला अ बॉडी ऑफ हिंदूज. तो अगर पेपर में अगर मान लो आप लोग ना कोई वनडे एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, ठीक है, अब वहाँ पे ना सिंपली पूछ लेंगे कि बताओ किस इंसान ने, किस पर्सनालिटी ने या किस शख्स ने बोला था कि अ बॉडी ऑफ हिंदूज है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो आप बोलोगे लॉर्ड विस्काउंट साइमन, ठीक है. अब ऐसे कैसे याद करो. अब विष्णु जी होते हैं ना हिंदू, जैसे आप लोग हिंदुज़म अगर आपको पता हो ना, अगर इफ़ यू पीपल आर बिलोंग टू दी हिंदुज़म तो वहाँ पे आपको पता है कि लॉर्ड विष्णु होते हैं, ठीक है. तो लॉर्ड विष्णु तो साइमन, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो कि इन्होंने बोला था अ बॉडी ऑफ हिंदूज. सिमिलरली जो विंस्टन चर्चिल है commented that constant assembly represented only one major community in India, कि सिर्फ एक ही मेजर कम्युनिटी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है. चर्चिल, ठीक है, विन चर्चिल. अब देखो, अब जब चर्च में जाओगे तो वहां पे आपको कृष्णदास देखने को मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स वो लोग वहां पे विन करेंगे, वो लोग वहां पे जीतेंगे. चर्च में तो वही देखने को ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग जीतेंगे. तो एक ही कम्युनिटी जीत रही है ना वहां पे, ठीक है. तो विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना जी, दिस इज द ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है, मतलब वन मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया में ये. अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये वाले फैक्ट्स देखो, इग्नोर मत करना. पता है कई बार क्या होता है, जैसे ना यूपीएससी का भी आजकल सिस्टम बनता जा रहा है कि वो लोग ना पूछने लग गए हैं, फैक्ट डाल देंगे और हम लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग वहाँ पे लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि अच्छा यूपीएससी हमेशा फैक्ट ही गलत करता है. देखो अगर आपको वहाँ पे जाके डरना नहीं है, वहाँ पे जाके खुद पे डाउट नहीं करना, सो इट्स बेटर कि 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल दो, ताकि आपका लॉजिक जो है ना, आपकी नॉलेज है उसके साथ में लगे, तो आप एकदम श्योर हो जाओ कि यस ये आंसर है या फिर ये आंसर नहीं है. क्योंकि आपने देखा होगा आजकल आपको अगर 3 स्टेटमेंट हैं तो तीनों ही पता होनी चाहिए. क्यों, कैसा हो रहा है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, नन, मतलब नन, कोई भी करेक्ट नहीं है. तो मान लो अगर पहले ऐसे होता था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आपको आइडिया लग गया कि यार ये 2 जो है वो गलत है, तो आप वहां से 2 वाले को एलिमिनेट कर देते थे, तो बची आपके पास 1 और 3 आंसर. अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा जो आपको अपनी स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो फॉलो कर रहे हो और कहाँ पे भाग रहे हो, कहीं पे नहीं. और बाकी देख लेना PYQs. अभी मैंने PYQs की सीरीज को बीच में इसलिए रोका है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें पॉलिटी के आ रहे हैं. आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, ठीक है. अब क्योंकि मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, सो आई डोंट वांट कि मैं दोबारा सेम चीज़ को वहाँ पे रिपीट करूँ. इफ़ यू पीपल से आई विल रिपीट, बट कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाना ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं, बिकॉज हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं. ऑल्सो इफ़ यू पीपल वॉन्ट कि मैं मैगजीन को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि देखो प्रीलिम्स के लिए तो ना आप एक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, वहाँ पे सबके लिए एक ही आंसर होते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्टिव पेपर. ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर है, वो सबके लिए एक ही आंसर है. लेकिन योर मेंस जो है, दिस इज योर सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ पे हर किसी का आंसर जो है वो डिफरेंट होगा. चाहे आप जुड़वा भाई बहनी क्यों ना, आपका आंसर डिफरेंट करेगा. आपकी सोच में जो है ना, आप किसे प्रेजेंट करते हो, सब कुछ डिफरेंट होगा. तो आपको मेंस में क्या करना होता है. अब मेरे से बहुत सारे बच्चे अगर पूछोगे, आप मतलब पूछते हैं, किसी ने मुझसे वैसे पूछा भी था कि आंसर राइटिंग का हमें क्या करना है. तो देखो आंसर राइटिंग आप पहले दिन तो नहीं कर सकते. क्या करोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपके दिमाग में कोई पॉइंट्स ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, ठीक है. तो जो आपका ये न्यूज़पेपर होता है, जो आपकी मैगजीन्स होती है ना, ये प्री में बेशक कम काम आए. मान लो आप बोल रहे हो ना कि प्री में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उसको साइड करो. लेकिन जो आपके मेंस के कॉन्सेप्ट पॉलिश होते हैं ना, आपको पता होगा अच्छा कि ये इश्यूज हैं,
ठीक है, उसका ये वे फॉरवर्ड है, फाइन। और ये वाली चीज़ों में यहाँ पे उसका मेंशन है, स्पेशली पॉलिटी की बात हो रही है कि इस जगह पे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ वो भी करो, ठीक है। मंथली मैगजीन कर लिया करो। 160 पेज होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 180 पेज होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वहाँ पे हर चीज़ का कंपाइलेशन होता है। अगर चाहते हो मैं पढ़ाऊँ तो मुझे बता दो, देन ओनली आई विल कंटिन्यू, बिकॉज सच्ची में एफर्ट्स लगते हैं एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता ना, देन होता है कि कोई ढंग से नहीं कर रहा है, सो वाई आई एम टीचिंग। बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बनता है। आ जाओ, आई एम सॉरी आपका मैंने टाइम वेस्ट करा, बट ये मुझे आपको समझाना बेहद इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आ जाओ, अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो एलिफेंट था आपका, इसको एलिफेंट को अडॉप्ट करा गया एज अ सिंबल ऑफ द या फिर सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेपर में आ जाएगा कि टाइगर को अडॉप्ट करा गया, नो। तो अगर आप कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो या कोई पीसीएस एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो, सॉरी, आपको क्या याद होना चाहिए, फैक्ट्स याद होने चाहिए। अब देखो एलिफेंट सबसे ज्यादा भारी होता है ना, कितना मोटा सा होता है। तो क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने बड़ा भारी संविधान बना दिया है, ठीक है। और कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज है समझना। तो उन्होंने ये भी बोला था कि बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, तो हम हाथी को भी नहीं समझ पाते, ठीक है, एलिफेंट को भी समझ नहीं पाते। तो आप याद कर लो कि इन्होंने सिंबल क्या रखा, एलिफेंट को रखा, ठीक है। सर BN राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। लीगल एडवाइजर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, वो कौन रखेंगे, BN राव। कौन रखेंगे, BN राव। अब देखो इन्होंने बोला कि देखो बीन बजा के ना रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लीगल कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बीन बजा के रोने की जरूरत नहीं है। BN राव, बीन बजा के रोने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आई एम हियर फॉर यू पीपल, आई एम हियर एज योर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एज योर लीगल एडवाइजर, राइट। सो यू डू नॉट हैव टू कि आप बीन बजाओ एंड आप रो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। आगे देखो, HVR यंगर वॉज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब यंगर, अब ये मुझे ना कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। अब देखो, हाँ, सेक्रेटरी से याद करो, HR होते हैं ना, HR, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं, HR होते हैं। तो HR, ठीक है, HR यंगर, ठीक है। जो HR है वो लंगर लगाएंगे, क्योंकि वो क्या बन गए हैं, वो सेक्रेटरी बन गए किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब ये ट्रिक्स देखो, आपको बेतुकी तो लग रही है, बट जब आप इनको 10 बार बोल के ना अपनी बुक में से मार्क करोगे कि अच्छा HR ने लंगर लगाया क्योंकि वो सेक्रेटरी बन गया, HR ने लंगर लगाया क्योंकि वो सेक्रेटरी बन गया। तो जब कल को ऑप्शंस आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपके आंसर सामने होता है। तो कल को जब वहां पे आंसर आएगा, तो बड़े आराम से आप ट्रिक को जोड़ के वहां पे आंसर निकाल सकते हो। आगे देखो, SN मुखर्जी, वो क्या बनाए गए, वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, मुखिया से याद करो, मुखिया मतलब चीफ, ठीक है। मुखर्जी, मुखिया बोलो 10-15 बार, आपको अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आगे देखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो कैलीग्राफी करी गई थी वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने करी थी। उन्होंने बड़े प्रेम से करी, ठीक है, बड़े प्रेम से करी उन्होंने, नारायण का नाम लेते हुए, ठीक है, क्योंकि वो एक रायजादा थे, ठीक है, एक रायजादा थे। इस करके याद करो, बड़े प्रेम से उन्होंने क्या करा, कैलीग्राफी करी। क्या करी, कैलीग्राफी करी, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्या करी गई, कैलीग्राफी करी गई, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, ठीक है। उन्होंने बड़े ही इटैलिक स्टाइल में, जैसे मैं अपना नाम लिखूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, मैं अपना नाम लिखने की कोशिश करूँ, सो ऐसे करके ना बड़े ही फ्लोइंग स्टाइल में उन्होंने क्या करा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने क्या करा, इसको लिखा, ओरिजिनली हैंड रिटन लिखा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो हैंड रिटन था, तो आंसर क्या होगा, योर आंसर वुड बी यस, ठीक है। और किस स्टाइल में था, इटैलिक में था। और लिखा किन्होंने, कैलीग्राफी किन्होंने करी, कैलीग्राफर कौन थे वहां पे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बड़े प्रेम से उन्होंने करी, नारायण का नाम लेके, ठीक है, नारायण हम कर रहे हैं कैलीग्राफी, ठीक है। वैसे लिख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को नारायण ऐसे करके, ठीक है। तो लाइक दिस यू पीपल कैन मेमोराइज दिस, फाइन, ओके। The original version was beautified and decorated by the artists from the Shanti Niketan, including Nandlal Bose and Behor Ram Manohar Sinha, ठीक है। जो ओरिजिनल वर्जन था उसको ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड करा गया, कुछ आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था
शांति निकेतन, ठीक है, जो शांति निकेतन से थे, एक थे आपके नंदलाल, ठीक है। अब देखो कहते हैं ना कि नंदलाल जो है वो नंदलाल एक तरह से बॉस होते हैं, नंदलाला बॉस होते हैं, उन्होंने वहां पे और खूबसूरती उसमें डाल दी, ठीक है। बिहार राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर, नंदलाल और राम जी ने क्या कर दी उसमें और ज्यादा क्या डाल दी, खूबसूरती उसमें जो थी वो डाल दी, उसको और डेकोरेटेड कर दिया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ओरिजिनल वर्जन की बात यहाँ पे हो रही है। बिहार राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by the प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब जो प्रेम बिहारी, देखो कैलीग्राफर तो यही रहने वाले क्योंकि ये बड़े प्रेम से नारायण का नाम लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैलीग्राफ्ट करा था उसे प्रेम्बल को, ओरिजिनल प्रेम्बल को, बट उसे अच्छे से और ब्यूटिफाइड किसने कर दिया, वो कर दिया बिहार राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है, साइन मार के अपने, राम जी थे, उन्होंने अपने साइन मार दिए, तो ऐसे करके प्रेम्बल को भी क्या कर दिया और ज्यादा इल्यूमिनेटेड कर दिया। फाइन, ठीक है। The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vadya and elegantly decorated and illuminated by the Nandlal Bose। तो देखो यहाँ पे ये बात है ना, ये ब्यूटिफाइड डेकोरेटेड, तो नंदलाल बोस याद कर लेना, ठीक है, नंदलाल बोस याद कर लेना। प्रेम्बल में हमने प्रेम से नाम लिया राम जी का, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेना। लेकिन जब हिंदी की बात हो रही है, ठीक है, अब हमने कहा कि देखो कृष्णा को ना इंग्लिश में भी कृष्णा कहते हैं और हिंदी में भी कृष्णा कहते हैं, तो ऐसे करके क्योंकि हिंदी की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे आप हिंदी में बात कर लो चाहे आप इंग्लिश में बात कर लो, आपको सेम चीज मिलेगी। अगर कोई नियम है तो वो हिंदी में भी सेम है, वो इंग्लिश में भी सेम है, तो क्योंकि वो दोनों में सेम है इसीलिए क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे कृष्ण वदाया ने, वसंत कृष्ण वेदाया, जो भी प्रोनाउंसिएशन है प्लीज देख लेना, उन्होंने करा, जिसकी वजह से हमने याद कर लिया कि इन्होंने क्या करा, यहाँ पे हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी करी, ठीक है। ओके, आगे आ जाओ। हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका हिंदी में नहीं था, इसको बाद में देखा गया हिंदी के लिए, ठीक है। ओरिजिनली क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाया था हिंदी लैंग्वेज के लिए। फिर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपकी पास होती है। अमेंडमेंट का मतलब बदलाव किया जा रहा है, ठीक है, एक्ट ऑफ 1987 में आती है। इस अमेंडमेंट में क्या होता है, एक नया आर्टिकल इंसर्ट करा जाता है, ऐड करा जाता है, आर्टिकल 394 है, ठीक है, ये लग गया ना, देखो 394 ए जो है वो क्या किया जाता है, आपका ऐड करा जाता है, ठीक है, इन द कहाँ पे, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, आपका पार्ट नंबर 22। इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब क्या होगा, ये सब कुछ क्या होगा, द प्रेसिडेंशियल कॉज टू बी पब्लिश अंडर हिज अथॉरिटी, प्रेसिडेंट ही क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे अपनी अथॉरिटी के अंदर। अब क्या होता है, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it. All the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated in it, ठीक है। देखो यार कुछ भी नहीं है, सिंपली बात है, एक चीज याद रखना हमेशा, चाहे आप हिंदी में बात कर लो चाहे आप इंग्लिश में बात कर लो, आपके प्रोविजंस एकदम सेम रहेंगे और ट्राई एकदम सही करा गया है कि बिल्कुल करेक्ट उसकी क्या करी जाए, ट्रांसलेशन करी जाए, ठीक है। उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हिंदी लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट हुआ, तो ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया, सिर्फ लैंग्वेज का वहां पे आपको क्या दिखा है, चेंज देखने को मिला है, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेड बिफोर सच पब्लिकेशन, उनको भी क्या कर दिया जाएगा, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अगला क्या है, द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ, देखो जो भी है चाहे कोई भी अमेंडमेंट है, द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश, उसमें हम क्या कर दी जाएगी, इंग्लिश हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी है, ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी constituted to have same meaning as the original text in English if it difficulty arise in the matter, the president shall cause the Hindi text to be revised suitably। अब देखो कई बार लगता है क्योंकि गलतियां आ रही है, कुछ हो रहा है, तो प्रेसिडेंट देखेंगे कि अच्छा जो आपका हिंदी टेक्स्ट आया है, ठीक है, इसको जरा क्या करें, अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। ये सारा किसकी ड्यूटी है, प्रेसिडेंट की। कल को लगता है कि हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे ऐसी गलती हो रही है,
तो अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेटली सब कुछ देखना, उस ट्रांसलेशन को देखना, हर एक अमेंडमेंट की वो किसका वो है, ठीक है, कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका मीनिंग बना रहे। ये नहीं है कि इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो तो उसका कोई और मतलब निकल के आ रहा है, जब उसी के ट्रांसलेशन आप हिंदी में करो तो उसका कुछ और मतलब निकल के आ रहा है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जरा क्या रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पस इट्स अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी। देखो ये ना कुछ नहीं है चीजें, बस आपको सिंपली पता चल गया कब किस अमेंडमेंट के जरिए कौन से पार्ट में हिंदी ट्रांसलेशन की बात हो रही है, और ओरिजिनली जो अपना संविधान था वो किस लैंग्वेज में था, और किस किसने कौन कौन सा रोल जो था उसको अच्छा बनाने में, लिखने में, कैलीग्राफी करने में, इल्यूमिनेटेड करने में करा। दैट्स ऑल, ठीक है, इतना ही ठीक है, कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। सो अब मुझे प्लीज बता देना, आपको बुक से पढ़ना चाहते हो आप लोग या मैं बोर्ड पे लिखूं। बोर्ड पे पता है क्या होता है, मुझे हर एक चीज को ना छोटा करके लिखना पड़ता है, फिर मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, तो ये चीज होती है। बुक में क्या है कि आई एम जस्ट स्कैनिंग, ठीक है, मैं इसको स्कैन कर रही हूँ, पीडीएफ बना रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, तो मुझे किसी को थोड़ा आइडिया होना, तो प्लीज मुझे गाइड कर देना इस मामले में। ओके गाइस, सो एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। पढ़ते रहो। अगर आपको पॉलिटी की सीरीज अच्छी लग रही है, कैसे भी अच्छी लग रही है, बोर्ड पे या ऐसे पेन टैब के साथ में, जरूर बताना, ठीक है। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ में, जैसे बताओगे बोर्ड पे या फिर बुक में। सो बाय एवरीवन।